Anjali Tiwari. Welcome back to my channel, Angels English Learning. I was explaining you first chapter of English prose, A Girl with a Basket. So let's begin our explanation. What William C. Douglas said. क्या होता है? वो क्या कहते हैं? He said that जब वो स्टेशन से उतरे तो उन्हें चारों तरफ से बहुत सारे बच्चों ने घेर लिया। जब उन बच्चों ने उन्हें घेर लिया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी बास्केट को ऊपर उठा रखा था, इसलिए वो इजीली समझ पा रहे थे एक्सप्रेशंस को देख के कि ये बच्चे चाहते हैं मैं उनका सामान, मतलब मैं उनकी टोकरियां खरीदूं। अब वो बच्चे कौन हैं? These were refugee children. ये बच्चे शरणार्थियों के बच्चे हैं। शरणार्थी कौन थे? शरणार्थी वो लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आ गए, और इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग थे, यहाँ पर कोई काम नहीं था, बहुत ज्यादा गरीबी थी। उन लोगों को शहरों के किनारे, बॉर्डर्स पर, जहां पर भी उन्हें जगह मिली तो उन्हें अपना टेंट लगा करके और ये सब छोटी मोटी चीजें बना करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था। इसीलिए इन्हें कहा गया शरणार्थी, जो ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। So after that he said, when partition between India and Pakistan was decreed. Decreed means घोषित हुआ या फैसला सुनाया गया। जब भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात हुई, जब ये फैसला हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. तो हजारों लाखों लोगों ने अपनी पुरानी जड़ों को, मतलब अपनी पुरानी जमीन को छोड़ दिया, अपने घरों को, अपने निवास स्थान को छोड़ दिया और उन्होंने अपना निवास बदल लिया। 9 million people left Pakistan and came to India. 9 million, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वो इंडिया आ गए। क्यों? Driven by the fear of religious fanaticism. क्योंकि उन्हें डर था। किस वजह से? धार्मिक कट्टरता के कारण। धार्मिक कट्टरता मतलब धर्म के नाम पर होने वाली जो परेशानियां हैं उसके बारे में सोच के उन्होंने अपनी जगह बदल ली और अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़ के वो इंडिया आ गए। They were poor people to start with. ये लोग पहले से ही गरीब थे, मतलब ये शुरुआत से ही गरीब थे। जब उन्होंने ये अपना घर छोड़ा या अपनी यात्रा शुरू की, तब से ही वो गरीब थे। फिर क्या होता है? They were poorer as they begin their long trek. ये और भी ज्यादा गरीब हो गए। Poorer is the comparative degree. तो ये और भी ज्यादा, मतलब जितने ये गरीब थे उससे और ज्यादा गरीब हो गए जब इन्होंने अपनी ये लंबी यात्रा तय। Long trek means लंबी यात्रा. For all they could carry was a bit of food. क्योंकि अपने साथ आप अपना घर, अपनी गाय, अपनी भैंस, अपना फर्नीचर उठा करके एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। क्या ले जा सकते थे? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत खाने का सामान। For all they could carry was a bit of food. सिर्फ थोड़ा बहुत खाने का सामान जो ये ला सकते थे अपने साथ। And a few belongings. Belongings means जरूरत का सामान। जो कुछ भी ये थोड़ा बहुत ला सकते थे खाने का और अपनी जरूरत का सामान, वो लेकर के वहां से ये चल दिए। Soon they were out of food. और बहुत ही जल्द इनका खाना समाप्त हो गया और ये भोजन रहित हो गए। अब इनके पास खाद्य सामग्री नहीं रह गई थी, खाने का सामान इनका समाप्त हो चुका था। A few days after they started. जब इन्होंने शुरुआत की उसके कुछ दिनों बाद, इनकी जर्नी के कुछ वक्त के बाद क्या होता है? They began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. कुछ दिनों के बाद, मतलब अपनी यात्रा जब इन्होंने शुरू की उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के पश्चात ये लोग मरने लगे भूखमरी के और कमजोरी के कारण। जब इनका खाना समाप्त हो गया उस यात्रा में ये मरने लगे भूख और
कमजोरी के कारण, और जहां पर भी ये गिर जाते भूख कमजोरी के कारण वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई किसी को भी, खुद को ले जाना मुश्किल था ऐसी पैथेटिक कंडीशन में, कोई किसी और को उठा करके कैसे ले जा सकता था। तो इसलिए जहां पर भी ये गिरते वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती। इनकी दशा जो है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. ये बच्चे कौन थे जो टोकरियां बेच रहे थे? ये उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. After that, William C. Douglas said, फिर वो बताते हैं कि ये और इनके पेरेंट्स, मतलब ये बच्चे और इनके पेरेंट्स, इनके रिलेटिव्स कहाँ गए थे? शहरों में आकर के इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, इन लोगों ने छोटी छोटी दुकानें लगाना शुरू कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है किसी चीज को बनाना या उसका उत्पादन करना। सिंपल आर्टिकल्स, छोटी मोटी जो हाथ से चीजें बनाई जा सकती थी, इन्होंने उनका उत्पादन करना या उन्हें बनाना शुरू कर दिया था। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो पहले से ही ऑलरेडी ओवरक्राउडेड मतलब खचाखच भीड़ से भरी हुई थी, वहां पर जाकर के इन्होंने उन बाजारों में अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. और ये कहां पर रहते थे? कपड़े के और घास के, मतलब छप्पर के छतों के नीचे रहते थे, जो पंक्तिबद्ध मतलब पतली पतली सकरी गलियों में ऐसे करके ये छप्पर या फिर कपड़े का टेंट लगा करके रहते थे। Then after he said, the peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. फिर वो कहते हैं जो पीजेंट्स थे उस वक्त, किसान थे, इन रिफ्यूजीज के बीच में जो किसान थे उनकी क्या हालत थी? वो आदी हो गए थे to little all their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. क्योंकि उस वक्त जो इनकी कंडीशन थी वो ऐसी थी इन पीजेंट्स की, किसानों की, कि उनकी सालाना जो इनकम थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, मतलब $100 से अधिक नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय दशा होगी। The average unskilled laborer makes 30 cents a day. जो अनस्किल्ड एवरेज लेबरर था वो 30 सेंट्स एक दिन में कमा रहा था। अनस्किल्ड क्यों कहा गया है? अकुशल, मतलब जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास और कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए डेली वेजेस पे काम कर सकता है, मेहनत कर सकता था, मजदूरी कर सकता था, इसीलिए उसे अनस्किल्ड कहा गया है, जिसमें और कोई क्वालिटीज नहीं है, सिर्फ मेहनत ही कर सकता था। तो उनकी जो इनकम थी पर डे की वो 30 सेंट्स थी। इस इनकम के साथ आप सोच सकते हैं कि वो कैसे अपना जीवन चला रहे होंगे। और लेस देन $2 अ वीक, और $2 से भी कम एक वीक में, एक हफ्ते में $2 से भी कम कमाता था वो अनस्किल्ड एवरेज लेबरर। There's one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. कितना खा सकते थे वो? क्या खाते थे? दिन में वो सिर्फ एक ही बार भोजन करते थे, मतलब उन्हें सिर्फ एक ही बार भोजन मिलता था, और उसमें क्या होता था? एन अनियन, एक प्याज, एक रोटी,
दूध के साथ 1 कटोरी दाल, शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर भी होता था। अ बिट ऑफ गोट चीज, क्योंकि उस वक्त लोग बकरियां पाल के रखते थे तो उसी का दूध ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। हर घर में लगभग बकरी पालन होता था, वो अपने रोजमर्रा के कामों में जो उनको दूध की जरूरत है उसमें वो बकरी का ही दूध का इस्तेमाल करते थे। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। उस वक्त न चाय, न कॉफी, न घी, न मिठाई और ना ही कोई भी तरह का मीट, मतलब किसी भी जानवर का गोश्त। उनको ऐसा कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। उनके लिए खाना खाना ही मुश्किल है और ये सब एक्सपेंस करने वाली चीजें तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। Yet even that small amount is hard to earn. और फिर भी उनके लिए इतना, ये जो छोटा अमाउंट है उनके लिए बहुत कठिन था कमाना। By selling baskets to people too poor to buy them. क्योंकि उन लोगों को सामान बेचना जो खुद ही बहुत गरीब है, वो हमारा सामान कैसे खरीदेंगे? जो अपनी ही जिंदगी बहुत ही मुश्किल से काट रहे हैं, वो क्यों खरीदेंगे हमारा सामान? तो इसलिए वो लोग जो बहुत गरीब हैं उनसे उम्मीद करना या उनको अपना सामान बेचना और भी एक कठिन काम था, और फिर पैसे कमाना। तो उन्हें उम्मीद नहीं होती थी कि उनका सामान बिक जाएगा। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. फिर वो कहते हैं विलियम सी डगलस कि यही कारण था कि उन बच्चों ने जब मुझे देखा, एक अलग तरह का ड्रेसिंग सेंस मेरा, मैं देख के ही उन सब से अलग लग रहा था, तो उन सबको लगा कि मैं इनका सामान खरीद सकता हूँ, इसलिए उन सब ने मुझे घेर लिया। डिसेंडेड मतलब होता है टूट पड़ना, वो सब मेरे ऊपर टूट पड़े टिड्डियों की तरह। जैसे टिड्डे जो है वो फसल के ऊपर टूट पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मुझे घेर लिया। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. मैं एक अमेरिकन होने के कारण उन बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्यादा आशाजनक खरीदार था। मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट या भरोसेमंद आप कह सकते हैं, आशाजनक मार्केट था, मतलब मैं उनके लिए एक खरीदार या एक बाजार था जिसमें वो अपना सामान बेच सकते थे। इसलिए बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ वो सब आए थे मुझे अपनी बास्केट्स को बेचने के लिए। After that he said, जो उनके साथ हुआ वो आगे बता रहे हैं, I bought 1 tiny basket for a few annas. मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी, कुछ आना जो है उस वक्त की करेंसी थी, तो कुछ अनाज की वो मिली। Another fruit basket for a bit more. एक और मैंने फ्रूट बास्केट खरीदी, फलों की दूसरी टोकरी खरीदी, वो भी कुछ उससे ज्यादा की। A beautiful waste paper basket for a rupee. एक बहुत ही खूबसूरत वेस्ट पेपर से, रद्दी कागज से बनी हुई टोकरी खरीदी जो 1 रुपए की थी। A lovely swing basket for a rupee. एक हाथ से सिलाई की हुई, हाथ से बनाई हुई बास्केट मैंने खरीदी 1 रुपए की, जो बहुत ही सुंदर थी। A few fans for an anna or 2 apiece. और मैंने कुछ फैंस खरीदे, कुछ हाथ वाले जो पंखे होते हैं जो बांस से बनाए जाते थे, मैंने वो भी खरीदे उसके साथ साथ, जो 2 आना के हिसाब से मुझे पड़े। My arms were filled and I had not spent 50 cents. मेरे दोनों हाथ भर गए थे और मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। The children passed in, shouting their wares. और जो बच्चे मेरे पास से गुजर रहे थे, मतलब अपने वेयर्स का मतलब होता है अपना सामान या अपना माल जो वो बेच रहे हैं उसको लेकर के, तो बच्चे अपने माल की जोर जोर से आवाज लगाते हुए मेरे चारों ओर घूम रहे थे कि मैं उनका सामान खरीदूं। फिर क्या उन्होंने देखा? I was a prisoner, completely surrounded. मैं क्या हो गया था? मैं बिल्कुल चारों ओर से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक कैदी बन गया हूं, अब मैं इधर से बाहर नहीं निकल सकता। प्रिजनर मतलब कैदी, मतलब मैं एक कैदी की तरह चारों तरफ से घेर लिया गया था। अनेबल टू मूव, अब मैं मूव नहीं कर सकता था, मतलब मैं कहीं भी जा नहीं सकता था।
फिर मैंने क्या देखा, द मोस्ट डिलिजेंट aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. मैंने देखा कि एक बहुत ही मेहनती, डिलिजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, मेहनती, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, जिसे बेचना ही है, जो वो सोच के आया है उसे वो करना ही है, और वेंडर मतलब विक्रेता जो सामान बेच रहा होता है। तो मैंने एक बहुत ही मेहनती, आक्रामक और बढ़िया विक्रेता देखा जो उस उम्र में नाउम्मीद था देखना। Was a beautiful girl of 9, वो 9 साल की एक खूबसूरत सी बच्ची, एक लड़की को देखा in front of me, जो मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle. उसके पास एक बहुत ही सुंदर बास्केट थी जिसमें एक हैंडल था, मतलब पकड़ने वाली एक सुंदर सी टोकरी थी उसके पास। And she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. और वो चाहती थी कि मैं 1.5 रुपया या लगभग 30 सेंट्स उस बास्केट के लिए उसको पे करूं, मतलब इतने में वो अपनी बास्केट मुझे बेचना चाहती थी। She was an earnest pleader. Earnest pleader का मतलब होता है जो जिसके अंदर लगन हो कुछ करने की, अपनी बात मनवाने की, अपना पक्ष रखने की, कि नहीं उसे मेहनत करके अपनी बात मनवानी है और जो दृढ़ कर लिया है उसने उसे पूरा करना है। There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged. Pleaded मतलब होता है वकालत करना, अपने सामान की वकालत करना, नहीं ये बहुत अच्छा है, ये ले लीजिए, इससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। हर दुकानदार, हर सामान बेचने वाला करता है अपने सामान की वकालत, उसकी तारीफ। And begged in tones that would wring any heart. तो उसने क्या किया, उसने, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने आग्रह किया और ऐसे करुणा भरे स्वरों में उसने मुझसे याचना की, मुझसे बेग किया, विनती की, विनम्र निवेदन किया कि किसी का भी हार्ट, जो जिस तरह से वो बोल रही थी उसकी आवाज को सुन के किसी का भी हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता, द्रवित हो जाता, पिघल जाता। फिर मेरे अंदर जो फीलिंग आई उसको देख करके वो क्या था, वो कहते हैं my arms were full, I had no room, मतलब मेरे दोनों हाथ जो हैं वो भर चुके थे। no room से मतलब है जगह, रूम वहां लेकर के नहीं घूम रहे थे वो। I had no room, let alone any need, ना तो अब मेरे पास जगह थी दोनों हाथों में और ना ही अब मुझे कोई जरूरत थी for another basket, किसी भी बास्केट की अब मुझे जरूरत भी नहीं थी और मेरे पास जगह भी नहीं थी पकड़ने की। Balancing my baskets and fans on my left arm, अपने बास्केट्स और फैंस को जो मैंने खरीदे थे उन बच्चों से दोनों को अपने लेफ्ट हाथ में बैलेंस करते हुए, व्यवस्थित करते हुए, पकड़ते हुए, I reached into my right coat pocket, मैं पहुंचा या मैंने अपना हाथ डाला और मैंने अपने हाथ को अपने कोट की राइट पॉकेट में डाला and got a handful of change, और जो भी मुट्ठी भर, मतलब जितने भी मेरे हाथ में आए, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था, मेरा हाथ सामान से भरा हुआ था तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था मेरे हाथ में कितने पैसे आए। Got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. मैंने क्या किया, वो जो मुट्ठी भर पैसे टूटे चेंज मुझे मिला मेरी पॉकेट में, मैंने क्या किया, वो सब उसकी बास्केट में, जो उसने हैंडल वाली बास्केट उस लड़की ने पकड़ रखी थी, उसमें डाल दिया। उसने मेरे सामने बहुत ही विनम्रता से अपनी बास्केट को ऐसे पकड़ रखा था कि मैं उसकी बास्केट खरीद लूं। I tried to explain that I could not buy the basket. मैं उसको ये बताने की कोशिश ही कर रहा था, मैं समझाना ही चाह रहा था that I could not buy the basket. मैं ये बास्केट अब खरीद नहीं सकता, but extended the gratuity as a substitute, और मैं एज एक उपहार की तरह या दान की तरह उस बास्केट को न खरीदने की जगह मैं उसको ये दान में पैसे दे रहा हूं। मैं उसको ये समझाने की कोशिश ही कर रहा था। I realized at once what offense I had given, और मैं ऐसा करने ही वाला, मतलब मैंने ऐसा किया ही था कि मुझे तुरंत ही उसी पल एहसास हुआ कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया,
मेरे से तो एक गुनाह हो गया। आई हैड गिवन, मतलब मैंने जैसे उसको पैसे दिए उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने कोई अपराध कर दिया। द चिल्ड्रन ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स, वो 9 साल का बच्चा जो फटे, रैग्स मीन्स होते चीथड़े, फटे पुराने जोड़ पड़े हुए कपड़े जिसने पहन रखे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज ऑफ स्टारवेशन मीन्स भूखमरी की कगार पर, मतलब जिसने पता नहीं कब से पेट भर के खाना ना खाया हो। रेज्ड हर चिन, चिन मतलब अपना ये जो फेस है उसको ऊपर की तरफ उठाया, क्योंकि वो छोटी थी, उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. तो उसने क्या किया, उसने वो सामान उठाया और मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए, उस बास्केट में हाथ डाल के मेरे पैसे उसने मुझे वापस कर दिए। तो उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने कोई अपराध कर दिया उसको पैसे देकर। ये बात जब मुझे एहसास हुई, क्योंकि उस लड़की ने पूरी गरिमा के साथ, पूरी शान के साथ, प्राइड के साथ, जैसे एक वो छोटी 9 साल की बच्ची नहीं, एक बहुत ही स्वाभिमानी महिला है, उसकी तरह से उसने मेरे साथ सामने पूरी शान के साथ वो दान लेने से मना कर दिया। उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल एक ग्रेशियस लेडी की तरह थे। There was only one thing I could do. अब मेरे पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं था, क्योंकि उसने तो मेरे पैसे वापस कर दिए थे, उसे दान का, मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए था। अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता था, I bought the basket. तो मैंने उस बास्केट को खरीद लिया, क्योंकि वो मुझसे दान या फ्री का पैसा लेने के लिए तैयार नहीं थी। She wiped her tears. Sorry, she wiped her eyes. उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी आंखों को पोंछा, smiled और वो मुस्कुराई, and dashed down the platform. और वो भागते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ चली गई, क्योंकि उसे खुशी मिल गई थी कि उसकी बास्केट को मैंने खरीद लिया और अब उसको पैसे मिल गए थे। तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराती हुई प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ दौड़ गई। Headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. और वो उन घास की हट की तरफ भागते हुए चली गई और शायद 30 सेंट्स उस रात उसको मिल गए, मतलब उस दिन की कमाई उसकी 30 सेंट्स तक हो गई, इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। I told this story to पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने ये कहानी जो मेरे साथ हुआ, मैंने ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताई। I told him it was one reason I had fallen in love with India. और मैंने उन्हें ये भी बताया कि यही वो एक कारण है जिसकी वजह से मुझे भारत से प्रेम हो गया। भारत में मतलब एक 9 साल की बच्ची जो गरीबी और भूखमरी से जूझ रही है, फिर भी उसे मुफ्त का, बिना मेहनत का पैसा या किसी का दान नहीं चाहिए, वो अपनी मेहनत से कमाना चाहती है। ये एक खास बात मैंने यहीं पर देखी, और ये देखकर ही मुझे भारत की जो क्वालिटी है सबसे ज्यादा मुझे इस लड़की ने ही इम्प्रेस किया। The people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency. वो कहते हैं विलियम सी डगलस पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि जो जिन भी लोगों से मैं भारत में मिला या जिन भी लोगों को मैंने देखा, चाहे वो गांवों के हों या फिर बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करने वाले, ऊंचे पद पर बैठे हुए शहरों में रहने वाले लोग, both have the sense of pride and decency. दोनों के अंदर ही स्वाभिमान, गर्व की भावना और अपने अच्छे व्यवहार की जो क्वालिटीज हैं वो मुझे देखने को मिली। और क्या मिला? एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता, कि वो भारत के नागरिक है तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे भारत की जो शान है वो खराब हो, उस पर कोई दाग लगे। They also have a passion for independence, और उन सब के अंदर मैंने स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा देखी। पैशन मतलब एक लालसा, क्योंकि उन्हें इतनी मुश्किलों से जो ये आजादी मिली थी, उन्हें इस आजादी की बहुत ही अच्छे से ज्यादा
कदर थी। This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. ये वो बच्ची जिसने कहाँ जन्म लिया? गंदगी में, गरीबी में, जिसने गरीबी और गंदगी में भी जन्म लेने के बाद अपनी जो प्राइड है, अपनी जो ग्रेशियसनेस है, अपना जो गर्व है, स्वाभिमान है, उसको बनाए रखा। वरना विषम परिस्थितियों में इंसान टूट जाता है। अनएडुकेटेड है वो, पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेचर ज्ञान इस सबसे अनजान है वो। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, ना तो उसे ग्रामेटिकल ज्ञान है, मतलब ना वो कभी स्कूल गई है, ना उसे किसी भाषा का अच्छे से ज्ञान है, और ना ही उसने कहीं पर जाकर के स्कूल में कोई मैनर्स, एडिकेट्स और आपकी ग्रामर की शिक्षा दीक्षा ली है। ऐसा कुछ उसको नहीं मिला, ना उसे किसी ने ठीक से तौर तरीका और सलीका सिखाया। फिर भी had given me a glimpse of the warm soul of India, फिर भी वो मुझे जो भारत की जो प्रधान आत्मा है, झलक है जो भारत की, असली भारत की, वो मुझे दिखा दी कि किसी भी विषम परिस्थितियों में जो इस तरह के इंसान होते हैं वो टूटते नहीं। और यही सबसे खास बात थी जो मुझे भारत के बारे में बेहद पसंद आई। So after getting the real feel of pulse of nation, William C. Douglas shared his views with Pandit Jawaharlal Nehru. I think this chapter was helpful for you. So if you like this chapter, please do like and share my channel.